ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइस। रूकी कॉप्स पार्ट नंबर 9। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। यून अब सान की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बन चुकी है। दोनों एक साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम एरी को देखते हैं जो किम से अपनी सेटिंग करवाने की कोशिश कर रही होती है। दरअसल एक बार किम ने इसको स्ट्रॉबेरीज ला कर दिए थे खाने के लिए, इसीलिए ये पूछ रही होती है कि तुमने मुझे स्ट्रॉबेरीज क्यों दिया। तो किम भी कह देता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुमको पसंद करता हूँ। बट ये इसको कोई भी प्रेशर नहीं दे रहा होता है। एरी आराम से टाइम लेकर सोचकर बताए। ये लड़की तो यही चाहती थी, मगर एरी जानबूझकर कहती है कि मुझे अभी सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आगे ये चारों दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि इनका जो डांस वाला वीडियो था वो काफी वायरल हो गया है। हमने पिछले ही पार्ट में इन लोगों का एक ऑसम डांस देखा था। एरी ने उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया होता है, जिसके बाद ये लोग काफी फेमस हो गए थे। वीकेंड के दिन यहाँ पर सभी लड़कियां भीड़ लगा देती है। ये लोग सभी किम से मिलना चाहते थे। किम का डांस इन लोगों को इतना पसंद आया था कि ये लोग मरे जा रहे थे उससे मिलने के लिए। किम गलती से एकेडमी से बाहर आता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां उसके पास पहुंच जाती है। ये सारी लड़कियां इसके साथ सेल्फी लेने लगती है। ये देखकर एरी से ये सब झेला नहीं जा रहा था। खैर यहीं से सीन शिफ्ट होता है। दूसरे सीन में सभी बच्चों को एक क्रिमिनल केस की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि एक लड़की का मर्डर हो गया था और मर्डर के साथ किसी ने उसका रेप भी किया था। हालांकि ये सारी फिक्शनल स्टोरी है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। बस इन लोगों को एक स्टोरी दिया गया था ताकि ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर सके। बस इन लोगों को पता लगाना था कि मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ। सभी बच्चे अपनी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। जिसने जितना ऑब्जर्व किया था वो लोग उसी हिसाब से सस्पेक्ट की तलाश कर रहे होते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम नोटिस करते हैं कि सान का दिमाग बहुत तेज है। ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक पुलिस वाले का बेटा है। यून भी यहाँ ठीक ठाक रिपोर्ट बनाती है। हैना और बाकी बच्चे भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। अगर बात करें हैना और यून की, तो ये अब एक अच्छी दोस्त बन चुके हैं। पिछले ही एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई है। अब ये एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं। हैना अब पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब ये नामगी के लिए भी काम नहीं करती। अब ये इसको साफ साफ मना कर देती है कि आगे से इसके लिए कोई भी काम नहीं करेगी। अगर आपके मन में सवाल है कि नामगी इससे कोई काम क्यों करवाता था, तो बता दूं कि हैना और इसकी मॉम का इस पर काफी एहसान था। पास्ट में हैना की फैमिली को इसने काफी सपोर्ट किया था, इसीलिए हैना इसको फेवर करती थी। बट अब नहीं। हमें यहाँ पता चलता है कि नामगी इससे ये सब इसलिए करवाता था। दरअसल पहले ये एक डिटेक्टिव था, बट इसके कलीग इसको भाव नहीं देते थे। ये अपना काम ईमानदारी से करता था, बट प्रमोशन इसको नहीं, इसके सीनियर को मिलती थी। इसके जो सीनियर थे वो हैना के एकेडमी से ही थे, इसीलिए ये किसी तरह इस एकेडमी को बदनाम करवाना चाहता था। इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है वो प्रोफेसर भी सुन लेते हैं। इनको ये जानकर अच्छा लगता है कि हैना अब बदल गई है। इनको अब यकीन हो जाता है कि आगे से वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी। दूसरी तरफ इस वीकेंड भी सान और यून अपने घर जाते हैं। यून सान को डिनर पर लेकर जाने की बात करती है, जहाँ ये दोनों तात बुकी खाएंगे। इनकी फुल डेटिंग बाजी चल रही होती है, बट इनका जो डिनर प्लान है वो चौपट हो जाता है जब सान के सीनियर इसको एक बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर लेते हैं। इसको ना चाहते हुए भी अपने डिनर को कैंसिल करके अपने सीनियर के पास जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद इसके सीनियर पहले तो अपने एकेडमी को, देन ह्यूग ट्रेनर की इतनी बीचिंग कर रहे होते हैं कि बेचारा सान ये सब सुन सुनकर पगला जाता है। फिर ये सीनियर इसको इतना पिला देते हैं कि ये अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये नशे में सब चीज भूल जाता है, बट इसको इतना याद था कि आज ये यून के साथ तातबुकी खाने के लिए डिनर पर जाने वाला था। आगे ये क्या करता है, अपने डिनर को पैक करवाता है और सीधा यून के घर पहुंच जाता है। यून को ये नहीं समझ आता कि ये इतनी रात को क्यों आया है तातबुकी देने। खैर आगे ये लड़की यहीं बैठकर मजे से डिनर करने लग जाती है और खाने के बाद ये सान को घर जाने के लिए कहती है। बट इस लड़के ने इतनी पी रखी थी कि ये इसके कंधे पर ही सो जाता है। यहाँ यून के लिए ये प्रॉब्लम आ गई थी कि ना ही ये अपने घर जा सकता है और ना ही ये इसको अकेला इस तरह सड़क पर छोड़ सकती है। तो अब आगे ये क्या करती है कि इसको इसी तरह पटकते पटकते घसीटते हुए अपने रूम तक लेकर जाती है। मतलब कि सान आज रात इसके ही रूम में रुकने वाला है। यून इसको कहती है कि तुमने ब्लैंकेट लिया है तो फेयर ये होगा कि पिलो तुम मुझे दे दो। फिर सान ऊपर और यून नीचे सो जाती है। खैर रात तो किसी तरह गुजर गई। अब यून के सामने प्रॉब्लम ये था कि इसको किसी तरह घर से बाहर भेजना है, वो भी बिना इसके माँ बाप को जाने। यून पूरी कोशिश करती है इसको घर से बाहर भेजने का। ये अपने मॉम और सिस्टर को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है। शान घर के बाहर भी चला जाता है, बट दरवाजे पर यून का बाप इसको पकड़ लेता है। अब जब होने वाले सन इन लॉ घर आ ही गए हैं तो क्यों ना नाश्ता पानी भी हो जाए। तो अब इसके घर वाले इसको ब्रेकफास्ट करवाते हैं। यून
की मॉम और डैड सान को ऐसे घूर रहे थे जैसे इन लोगों ने पहले कभी लड़के को नहीं देखा है। यून सान को अपने फैमिली के सामने एज ए फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये तो आज सुबह ही आया मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए। बट यून की जो छोटी बहन थी वो इन लोगों का सारा पोल खोल देती है। इसकी बहन ने नीचे नोटिस कर लिया था कि सान ने सिर्फ एक ही सॉक्स पहना है, मतलब कि दूसरा सॉक्स यून के कमरे में है। अब जब इनका पोल खुल ही गया तो यून बता देती है कि हाँ कल रात ये मेरे साथ ही सोया था। बट सान क्लियर करता है कि मैं ऊपर और ये नीचे, ये लोग बेड और फ्लोर की बात कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद यून के फादर और मदर किसी पुरानी चीज को लेकर लड़ने लगते हैं, जिसके बाद इस बेचारे को यहाँ से जाना पड़ता है। यून ठीक ठाक तरीके से इसको बाय बोल देती है। अगली सीन में हम एरी को देखते हैं जो वीकेंड के दिन एक सीईओ का मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए आई हुई होती है। बात करें अगर हम इस सीईओ की तो ये कोरिया के एक बहुत ही फेमस रिच पर्सन है। ये सीईओ दिखने में ही सिर्फ सीधा साधा है, बट इसके इरादे जरा भी ठीक नहीं है। ये चेहरे से ही दिखने में मासूम है, आगे चलकर इसके बहुत सारे कांड सामने आने वाले हैं। बहुत ही घिनौना काम करता है ये। अब क्योंकि यून ने सान के बारे में अपने फैमिली को ये बताया था कि ये मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए आया है, तो अब सान को सचमुच में अब इसको ड्राइविंग सिखाना पड़ता है। यून का ड्राइविंग क्लास बहुत ही देर तक चलता है। सान इसको एक ही चीज सिखाते सिखाते इतना थक जाता है कि ये बेचारा यहीं पर सो जाता है। यून कार को लेकर पता नहीं गलती से मेन रोड पर आ जाती है, जहाँ सिविलियन इसको डांट रहे होते हैं कि गाड़ी सही से चलाओ क्योंकि ये रोड तुम्हारे बाप का नहीं है, जाकर पहले ड्राइविंग सीख लो। अब इन लोगों को क्या पता ये तो गाड़ी चलाने की ही प्रैक्टिस कर रही है। आगे जाने के बाद यून रोने लगती है क्योंकि एक तो लोगों ने इसको डांटा था और दूसरा ये कि सान इसको गाड़ी सिखाते सिखाते इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि ये गाड़ी में ही सो जाता है। इसको बहुत बुरा लगता है, ये सचमुच में रोने लग जाती है, जिसके बाद सान को इसके आंसू पोंछने पड़ते हैं। तभी हमें एक और बात पता चलती है कि जहाँ इन दोनों ने अपने कार को पार्क किया था, हम वहाँ देखते हैं कि दाइल और बुमजो और वू यानी कि इनके दोस्त इन लोगों को एक साथ घूमते हुए देख लेते हैं। दरअसल वू, दाइल और बुमजो एक स्कैमर की तलाश कर रहे थे। वू के साथ एक स्कैम हो गया था। इसने ऑनलाइन एक पार्सल मंगाया था। जब ये पार्सल को अनबॉक्स करती है तो उसके अंदर सिर्फ खाली डब्बा होता है। तो ये लोग उसी स्कैमर का पता लगाते लगाते यहाँ पहुँच जाते हैं। यून और सान जब ये दोनों बाहर आते हैं तो इन लोगों को लगता है कि इनका सीक्रेट सभी को पता चल गया है कि हम लोग सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। हालांकि ये लोग यहाँ बच जाते हैं। वू को ये लग रहा था कि ये दोनों यहाँ पर मेरी मदद करने आए हैं, मतलब कि उस स्कैमर को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद वो स्कैमर भी यहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो इन लोगों को देखता है यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यून और इसके दोस्त इसको पकड़ ही लेते हैं। ये लड़का सबसे ऑनलाइन पैसे लेता है सामान के बदले, बट सामान के बदले ये लोगों को खाली डब्बे भेजता है। वू के साथ भी यही स्कैम हुआ था। शान इसको यहाँ पुलिस की धमकी देता है कि अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। तभी ये लड़का कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, दरअसल कुछ लोग हैं जो मुझसे ये जबरन करवा रहे हैं। अगर तुम लोगों को मुझे पुलिस के हवाले करना भी है तो पहले मेरी मदद करो। ये लड़का प्रूफ भी दिखाता है कि ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है। अगर ये काम नहीं करेगा तो इसकी हालत भी इन लोगों की जैसी हो जाएगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से मजबूर था, क्योंकि अब ये लोग पुलिस वाले हैं तो इन लोगों को इसकी मदद करनी ही होगी। वो आदमी इससे जो करवाता था, यून और इसके दोस्त उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो बंदा जैसे ही इन लोगों को देखता है वो भागना शुरू कर देता है। तो उसको भागता हुआ देखकर ये लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते काफी देर हो जाती है। वो आदमी इन लोगों के पकड़ में नहीं आता, इसीलिए ये लोग ठान लेते हैं कि उसको सबक सिखा के रहेंगे। खैर अब काफी रात हो गई थी, इसीलिए सान यून को उसके घर पर ड्रॉप करता है। यून सान को अब घर जाने के लिए कहती है, बट सान उल्टा ही इसको घर जाने के लिए कह रहा होता है, मतलब कि पहले आप पहले आप। खैर घर जाने से पहले ये दोनों किस कर रहे होते हैं और ये करना इन लोगों को काफी भारी पड़ जाता है, क्योंकि यून की बहन इन दोनों को इसी हालत में रंगे हाथ पकड़ लेती है। क्योंकि अब इसने सब कुछ देख ही लिया तो ये कहती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग कंटिन्यू करो। जिसके बाद ये दोनों भी काफी हंसने लगते हैं। अगले दिन हैना के पास एक कॉल आता है तो ये बाहर जाती है, बट जैसे ही ये बाहर जाती है कुछ लोग इसको अचानक मारना शुरू कर देते हैं। दरअसल इसकी मॉम ने इन लोगों के साथ कुछ पंगा किया था, मतलब कुछ पैसे वैसे उधार लिए होंगे उसने, जिसके बाद वो कहीं गायब हो गई थी। अपनी मॉम की सजा हैना को भुगतनी पड़ रही होती है। दाइल जब इसको देखता है तो ये भी इसको बचाने की कोशिश करता है, मगर मॉब के हाथों ये भी पिट जाता है। आज जो हुआ उसके बाद हैना अकेले बैठकर काफी रो रही होती है। दाइल को ये कहती है कि ये किसी को भी इसके बारे में कुछ भी ना बताए, मतलब कि इस बात को ये सीक्रेट रखने के लिए कह रही होती है। दूसरी तरफ हम उस स्कैमर गैंग को देखते हैं जो लोगों का पैसा हड़पने का काम करती है। वो आदमी उस लड़के को पीट रहा होता है जिसने सान के दोस्तों को सारी सच्चाई बता दी थी। दूसरी तरफ यून भी इसी आदमी के बारे में छानबीन कर
रही होती है और अगले ही दिन किम और सान को लेकर ये सीधा उसके ठिकाने पर पहुंच जाती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद इन तीनों का बहुत ही लंबा फाइट चलता है इस स्कैमर गैंग के साथ। यहाँ पर एक मोटा आदमी होता है जो इन लोगों को मार रहा था। इसी बीच वो मेन आदमी भी यहाँ पहुंच जाता है जो इन सबसे ये सब करवाता था। ये जैसे ही देखता है कि यहाँ पर मारपीट हो रहा है, यहाँ से ये भागने की कोशिश करता है, बट यून इसके पीछे जाती है। वो किसी तरह इसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये आदमी इसको पटक कर यहाँ से निकल जाता है। ये लोग फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे लग जाती है और काफी भागम भागी करने के बाद वो स्कैमर पकड़ा ही जाता है। इसने जितने भी बंदे को अपने स्कैम वाले धंधे में फंसा कर रखा था, पुलिस उन सभी लड़कों को रिहा कर देती है, जिसके बाद वो अपने फैमिली वाले से मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन तीनों को इस काम के लिए काफी अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, क्योंकि इन लोगों का भी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। मतलब कि अभी ये लोग ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर नहीं बने हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों ने एक बड़ा काम किया था। एकेडमी को इन तीनों के ऊपर काफी गर्व हो रहा होता है। बाद में ये लोग अपने काम वाम खत्म करने के बाद पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सान एक लड़की से टकरा जाता है और गलती से उस लड़की का फोन इसके फोन से स्विच हो जाता है। मतलब कि टकराने के बाद वो लड़की अपना फोन यहीं छोड़ देती है और सान का फोन गलती से उठाकर ले जाती है। एपिसोड की एंड में हम यही लड़की को देखते हैं जिससे सान का फोन स्विच हुआ था। यहाँ हम उस सीईओ को भी देखते हैं जो इसके साथ गलत गलत हरकत कर रहा होता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये सीईओ ठीक आदमी नहीं है। अब ये क्या स्कैम कर रहा है ये तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। 맞아 해. 미안, 나 갈게.